नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हो रहे चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन के मुकाबले में उतरी बीजेपी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। गरीब परिवार की बुजुर्ग महिला को 18,000 रुपए साल, किसान सम्मान निधि 10,000, 5 लाख नई नौकरियां, हर साल 2 फ्री सिलेंडर, यानी ढेरों वादों की बौछार कर दी है। बीजेपी का पूरा फोकस युवा, महिला और किसानों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिजली बिल को आधा करने, सोलर बिजली लगाने में सब्सिडी देने, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% कोटा देने जैसे कई लोकप्रिय वादे किए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को 370 लौटाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे पर घेरा भी है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे। टेररिज्म के केस में जो जेल में, इन पर पुनर्विचार करेंगे। जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है, इस पर पुनर्विचार करेंगे। फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। इस मिशन के साथ मोदी साहब ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और आज स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली को मजबूत किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोलकर देश का खजाना डेवलपमेंट के लिए खोला जाएगा। लक्ष्य कितनी सीटों के जीतने का लक्ष्य है? मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। से खुश हैं आप? यकीनन बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो आज लाया है वो जनता का मैनिफेस्टो है। पीपल्स मैनिफेस्टो जो को लेके क्या बात है? सबकी डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सबकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता। मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है।
क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों ने उसको घटा घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इस बात पर नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या हैं, हमारे वादे क्या हैं, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें। है कि उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफ़र के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि दो जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके कॉल और फ़ैल में कितना फ़र्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। वो कहते हैं आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। कश्मीर में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें तमाम ऐसे वादे हैं जिनको लेकर बीजेपी ने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, युवा, महिला और किसानों पर बीजेपी का खासा जोर है। उन वादों पर 5 लाख नए रोजगार, ये कहा है भूमिहीन किसानों को मुफ्त जमीन देंगे, सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देंगे, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और विकलांग पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 कर देंगे, किसान सम्मान निधि जो पूरे देश में 6000 मिलती है 4000 कश्मीर के लिए बढ़ा देंगे, 10,000 कर देंगे, बिजली के दाम आधे कर देंगे, अग्निवीरों को 20% कोटा देंगे पुलिस की नौकरियों में। तमाम बड़े बड़े वादे हैं और साथ ही सवाल खड़े किए हैं विपक्ष पर। इन सही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। विजय दुबे साहब है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हामिद मलिक साहब हैं, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर गुलाम नबी लोन साहब हैं, कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर गुलाम नबी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आप लोग क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा चीप प्रोपेगेंडा मुझे लगता है। आम मासूम लोगों का, वोटरों का दिल बहलाने के लिए बड़ा चीप, बड़ा सस्ता, जिन्होंने कश्मीरियों को पीछे से छुरा घोंपा वही आज मरहम करने निकले हैं। ये बड़ी नादानी है कि अभी भी अगर जम्मू कश्मीर के लोग इनकी चालाकियों और जो अपॉर्चुनिटीज ये हासिल करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट की तरह ये अभी बहकावे में आएंगे, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती होगी। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, जो वादे किए हैं 5 लाख नए रोजगार देंगे, ये कहा है भूमिहीन किसानों को जमीन देंगे, और जो है अग्निवीरों को जो है 20% कोटा देंगे, और किसान सम्मानित 10,000 कर देंगे। इसमें क्या बुराई लग रही है आपको? बिजली के बिल आधे कर देंगे, इसमें तो ठीक ही सब है। जी, जबान कहने को तो जबान थोड़ी ही बाइट होती है। अगर पीछे से भी आप देखेंगे जो उन्होंने पहले भी दावे किए थे, उनको मेरी तरफ से बोली, उनमें से कौन सा वादा आज तक उन्होंने मुकम्मल किया? वो किसान जो वहां दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में वो मारे गए, क्यों मारे गए? क्या एक अपने
जो अपना सिटीजन हो, किसी को ये अगर पार्लियामेंट में वो उस वक्त थे, किसको ये गवारा होगा कि देखा जाए कि उनको स्टैम्पीड किया गया, मारा गया? किसी ने क्या बात की जब ये हुकूमत में थे? ये तो छोटे आप चुनाव उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश और बाकी देश में क्या है वो मुद्दे उठाएंगे कश्मीर में। ये हिंदुस्तान की बात है। जब उनके साथ कोई ये नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की कौन सी बात है? हम तो एक ही मुल्क के हैं ना, सिटीजन तो एक ही मुल्क के हैं। जब वहाँ एक बात, तो यहाँ कौन सी दूसरी बात हो सकती है? ये सिंपल है। ये ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। गुलाम साहब, जो आज अमित शाह जी ने सवाल उठाया है 370 को लेकर, उन्होंने कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र में जो वादा किया गया है 370 लौटाएंगे। कांग्रेस का रुख क्या है, उस पर क्या स्टैंड है? आप लोग साफ नहीं कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो आज से है, ये नेहरू जी ने किया था। अब ये उन्होंने लिया सुप्रीम कोर्ट में, सब जुडिस है, और इस पर इस वक्त टिप्पणी करना, ये कहाँ सब जुडिस तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया इस पर, कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बात सुनिए, अभी अपील है उसमें, जब तक क्लियर कट ये हो जाएगा तब तक इस पर टिप्पणी नहीं हो सकती है। यानी बीच के रास्ता लेके चल रहे हैं आप लोग। और जो एक बात तो जरूर यहाँ मैं ऐड करूं कि जो उन्होंने बोला कि 370, ये उनका वो ईगो लफ्ज था। जो 370 के बाद दावा करते हैं कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, डेवलपमेंट होगी, वो ग्राउंड लेवल पर तो दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तपोज पाल जी, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, कह रहे हैं कि जो चुनावी घोषणा पत्र में आप लोग बात कर रहे हैं कुछ भी पूरा नहीं करने वाले, और उत्तर प्रदेश और बाकी देश में आप जो मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी करते हैं वो सब कश्मीर घाटी में उसका असर देखने को मिलेगा। कहिए। देखिए, आज अमित शाह जी ने जो अपना संकल्प पत्र के दौरान जो भी बातें स्टार्टिंग में जो उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बताया कि पहले डेमोक्रेसी सिर्फ 3 परिवारों के बीच में सीमित रह गई थी। बीजेपी ने आके वहां पे ग्राम पंचायत का इलेक्शन कराया, तहसील पंचायत का इलेक्शन कराया, जिला पंचायत का इलेक्शन कराया और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराया। पहले 2% वोटिंग हो जाता था तो हेडलाइन बन जाता था बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, और इस बार देखिए 93% की वोटिंग हुई। कई जगहों पे बड़े अच्छे रिजल्ट निकले हैं जहां पे ये कह दिया जाता था कि ये आतंकवाद प्रभावित है। लोकतंत्र को सबसे पहले स्थापित करना वो सबसे बड़ी चुनौती थी इसमें जम्मू एंड कश्मीर में। धारा 370 होने के कारण वहाँ के जो बालक हैं और नवयुवक हैं उनके हाथों में पत्थरों को थमा दिया जाता था। पत्थरबाजी की घटना बिल्कुल से बंद हो गई। पत्थरबाजी के कारण घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या, वहाँ के सिविल जो वॉलेंटियर्स है, जो भी नहीं, ये तो तपोज जी, ये लोग आप लोग बार बार ये बातें कहते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब कोई मुद्दा नहीं घाटी में। घाटी मुद्दा है कि 370 लौटाना है और जो पुराना स्टेटस है उसको बहाल करना है। हालांकि अमित शाह जी ने भी आज कहा कि हम जो स्टेटहुड तो लौटा देंगे, ये तो हम पहले कह चुके लौटा देंगे, ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन बाकी चीजें भी वो मांग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र पढ़िए आप, साफ सब कुछ पुराना वापस चाहिए इनको, उस पर आप बोलिए ना। धारा 370 देखिए, धारा 370 आप वापस नहीं आएगा, ये एक सच्ची बात है। अब ये आने से रहा धारा 370, और जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि धारा 370 वापस आएगा, वो एक दिवा स्वप्न पे है। बाकी हम अपने जो हमारा जो आप ये कह लीजिए कि माइलस्टोन है, तो हमने एक अचीव किया है और बाकी सारे एक के बाद एक हम अचीव करेंगे। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। जम्मू कश्मीर को हमने भारत के साथ जोड़ा है, जो कि पहले कट के रहता था और वहां पे केवल अलगाववाद के सुर सुनाई देते थे। आज सारे लोग यही कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ठीक है, और भारत, ठीक है, आते हैं इस पे, आते तपोज पाल जी, दोबारा फिर आऊंगा इस पे। हामिद मलिक साहब, जिस तरह से आप लोग अपना घोषणा पत्र लेके आए, उसमें तमाम ऐसे वादे किए जो कांग्रेस के लिए बड़े असहज हैं। अगर कांग्रेस उनमें आपका साथ देती है तो पूरे देश में बाकी जगह उसका गलत असर जाएगा, क्योंकि बाकी जगह भी उनको चुनाव लड़ना है। आपको तो केवल कश्मीर में लड़ना है, उनको तो हरियाणा भी लड़ना है। अभी जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए। तो आप लोगों ने बड़ा बुरा फंसा दिया उनको। अब बीजेपी बार बार वही मुद्दे उठा रही है 370, चूंकि हो सकता है घाटी के लोगों को वो मुद्दा अच्छा लग रहा हो तो कांग्रेस उस पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन जम्मू में जवाब देना मुश्किल होगा उसके लिए, हरियाणा में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने फंसा नहीं दिया उनको। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनसी की बात कर रहा हूँ।
एनसी ने क्लियर कट लिखा है कि हमें 370-35A स्टेटहुड वापस चाहिए। तो मुझे बता दीजिए पहले कि ये स्टेटहुड 35A या जो बाकी चीजें हैं क्या हमें रशिया से मिली थी या चाइना से मिली थी? नहीं, मना कर रहे हैं ना, वो कह के देंगे नहीं हम। ये आप लौट नहीं सकता। आप झूठे बातें कर रहे हैं कश्मीर के लोगों के साथ। मैं झूठा वादा क्यों है? क्या पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये वर्डिक्ट नहीं दिया कि ये परमानेंट है? तो एक बार देने से क्या हुआ? क्या किसानों ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या वो पास पार्लियामेंट में नहीं हुआ था? क्या मोदी जी को माफी नहीं मांगनी पड़ी? वो बातें छोड़ दीजिए। ये हामिद मलिक साहब, पिछले 5 साल हो गए इस बात को, 5 साल हो गए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह। और मान लीजिए राज्य में आपकी सरकार बन भी जाती है तो भी आप ये वादा पूरा नहीं कर सकते, फिर भी आप लोग लोगों से वादा कर रहे हैं क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है। हमने लिखा है कि रेजोल्यूशन एक पास करेंगे, हम लड़ेंगे, हम पुरअमन लड़ेंगे, हम डेमोक्रेटिक लड़ेंगे लेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, रशिया या चाइना ने नहीं दिया था। हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं वापस मिलेगा? देश अपना है, मुल्क अपना है, पार्टियां आती जाती रहेंगी। बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है, बीजेपी कल जाएगी। बीजेपी हिंदुस्तान में एक पार्टी है, पार्टियां आती जाती रहती है। कल दूसरी पार्टी आएगी, बात करेंगे। हामिद मीर साहब, दूसरी पार्टी कांग्रेस है जो गठबंधन है दूसरा आपके साथ, वो भी नहीं मान रही है, वो भी आपको वादा नहीं कर रही है। जब इन्होंने अलाइन किया नीतीश कुमार के साथ, क्या नीतीश कुमार का स्टैंड नहीं है 370 के बारे में कि इनको 370 वापस देना चाहिए? आपने इलीगली हटाया, क्या नीतीश कुमार ने हटाया? क्या उनके साथ हुकूमत नहीं बनाई? क्या कांग्रेस कल ये नहीं बता सकती कि जिनका 370 पर स्टैंड था कि आपने इलीगली हटाया, उनके साथ आप हुकूमत बना रहे हो? उनके साथ तो हुकूमत बना दी। फिर मुस्लिम की बात रही, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? चंद्रबाबू नायडू ने क्या कितनी रिजर्वेशन मुस्लिमों के लिए दी? क्या उनके साथ इनकी हुकूमत नहीं है? क्या उन्होंने मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन नहीं कहा था? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इनको ग्रेवयार्ड के लिए जमीन देंगे? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मस्जिदें नहीं बनाएंगे? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यहाँ इमाम को तनख्वाह देंगे? फिर इनकी हुकूमत उनके साथ क्या है? अगर इनकी दुश्मनी सिर्फ मुसलमान से है तो सीधा कहते ना, तो ये माइकों पर कहते आ रहे हैं, जैसे इन्होंने रोडों का नाम, बाकी चीजों का नाम चेंज किया, ये बताते हैं कि मुस्लिम इनके चीफ मिनिस्टर ने खुद बता दिया कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर में ये दोहरा व्यवहार है। और दूसरी बात, जो इनका मैनिफेस्टो है वो लोगों ने देख लिया और इन पर यकीन जम्मू कश्मीर के लोग नहीं करते, क्योंकि मोदी जी या अमित शाह की बात वैसी है जैसे चाइना का माल है। क्योंकि इन पर इनने 2 करोड़ नौकरियों का वादा दिया था, क्या मिले? क्या इन्होंने गैस 300 रुपए बेचने को कहा था कि अब गैस किसी को 300 रुपए में मिलता है? इन्होंने पेट्रोल कहा था 30 रुपए में मिलेगा, क्या 30 रुपए में मिलता है? इन्होंने डीजल कहा था 25 रुपए में मिलेगा, क्या मिला? इन्होंने रेल सेल, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए। अब हमारे पास सिर्फ किडनियां बची है, शायद ये भी एक्सपोर्ट करके ये बेच देंगे। ठीक है। विजय दुबे साहब, आपने सुना है प्रवक्ताओं की सारी बातें जो है, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम लोक लुभावन बातें कह दी हैं जो कि आमतौर पर कही भी जाती हैं, लेकिन कश्मीर के लिए 10,000 रुपये हर किसान को जो है किसान सम्मान निधि और 5 लाख नौकरियों पे तो वैसे ही टोटा है पूरे देश में, कहाँ से 5 लाख नौकरियां दे देंगे जो है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को। ठीक है, बहुत सारी बातें कर दी, सब कुछ दे देंगे, मतलब कुछ बचा नहीं है छोड़ने के लिए कि जो विपक्ष को सवाल उठा सके। अब बात आती है 370 को लेकर, जहां पे कांग्रेस को बार बार बीजेपी फंसा रही है। क्या लगता है आपको जो है इस पे मुद्दा चुनाव इसी पे होगा जम्मू में? देखिए, जो जम्मू कश्मीर का मामला है उसमें निश्चित तौर पे धारा 370 एक बहुत बड़ा इशू है इस स्तर पे, जम्मू कश्मीर के स्तर पे, क्योंकि वहां के लोगों को जो स्टेटस पहले मिला हुआ था और जिस प्रकार से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस के साथ अलाइंस भी कह सकते हैं, कांग्रेस बोल नहीं रही है अलग बात है, लेकिन जो उसकी कोएलिशन पार्टनर है वो तो इस बात को खुल के कह रही है कि हम हमारी सरकार आने पे धारा 370 के लिए दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, मुझे इसमें कहीं क्लियरिटी नजर नहीं आती कि अगर राज्य में आपने किसी प्रकार का रेजोल्यूशन, किसी प्रकार का कुछ अगर पास भी कर लिया तो भाई केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या वो रेजोल्यूशन आप आगे कैसे बढ़ेगा? राज्यपाल के स्तर से ही जो है, क्योंकि अभी तो जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद पूर्ण राज्य के दर्जे की बात भी आ रही है। राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो है जो स्टेटस होगा तब जाकर के कोई भी पार्टी वहां ऐसी सरकार पास कर सकती है इस प्रकार के रेजोल्यूशन को और आगे बढ़ा सकती है। पहले तो सबसे बड़ा संकट ये है कि क्या
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने संकल्प पत्र में कह रही है, ये कैसे मुमकिन हो? क्योंकि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं वो यही उठाए कि भाई कब देंगे। ये जो आप जिस वादे को कर रहे हैं, जो राज्य के स्टेटस की बात है, क्या वो जम्मू कश्मीर को, क्योंकि राज्य डिवीजन तो बीजेपी ने ही किया, और अब जो आतंकवाद की स्थिति है, चाहे और जो चीजें हैं जिसमें कि ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं और लगातार वहाँ घटनाक्रम हो रहे हैं, तो जो पर्यटन उद्योग की स्थिति है वहाँ पर, या वहाँ के जो उद्योगों की स्थिति अगर मैं इन जनरल कहूँ, तो वो अभी क्या उसमें इतना सुधार हो गया है क्या कि लोग वहाँ के लोग मान लेंगे कि बीजेपी जो कह रही है वो सब कुछ उसको मतलब पूरी तरह से मिल जाएगा? क्योंकि अभी तक जो बीजेपी ने वहाँ किया है, जो अमन शांति की बात है, चाहे वहाँ के डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट अगर उस स्तर पे होता है जिससे वहाँ के लोगों को लगे कि भाई हमारे लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को लोग मानेंगे या उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी अगर आपको ध्यान हो तो जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा था, तो पीडीपी के साथ मिलकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, और बाद में वो सरकार गिर गई थी, और वो जो पीडीपी के जो मंसूबे अभी जो कि एनसी और कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिख रही है, वो पहले भी शायद वही कुछ था, लेकिन कुछ समय के लिए बीजेपी ने अपने तरीके से चीजों को मैनेज कर लिया था। लेकिन क्या वो बीजेपी फिलहाल अभी आने वाले सिनेरियो में मैनेज कर पाएगी? क्योंकि ये मुद्दे जो है कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। 370 जो है, अगर कोई कहता है कि हम वापस दिला देंगे, तो निश्चित तौर पे वो वहां के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि भाई हमारा स्टेटस हमको वापस मिल जाएगा। हम भारत की सरकार से ये मांग करते हैं या ये मांगना चाहते हैं कि भाई हमको वापस स्टेटस संभाल दिया जाए। ये लोगों स्थानीय मुद्दा है, प्योरली निश्चित तौर पे कांग्रेस में उलझेगी, और कांग्रेस इसलिए बोल ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल उठाया है संकल्प के पत्र के बाद में, पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी कब देगी, और अगर भाई भारतीय जनता पार्टी को देना था तो पहले भी दे सकती। बिल्कुल बड़ा सवाल है, आखिरकार वादा कर दिया, अगर उनकी सरकार बन गई बीजेपी की तो फौरन दे देंगे, नहीं बने लटका देंगे, फिर उसके बाद अगले 5 साल में कहीं भी देंगे, देखेंगे हालात जो है अपने हिसाब से करेंगे। तो बहुत बीजेपी ने जो है इस पर दांव खेला। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत दिलचस्प मोड़ पहुंच चुकी है। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नमस्कार, राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कश्मीर में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की। उस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तपोस पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, विजय दुबे साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, हामिद मलिक नेता एनसीपी के, और डॉक्टर गुलाम नबी हैं, लोन है कांग्रेस के नेता। तपोस पाल जी, आपने बात सुनी होगी विपक्षी नेताओं के, अपने वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी आखिरकार ये कह तो रही है कि स्टेटहुड लौटाएंगे, राज्य का दर्जा लौटाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह संसद में ये बात बोल चुके हैं, लेकिन कब लौटाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप लौटा देंगे, नहीं बनेगी तो आप लटका देंगे। ये बात सच है? आप बता दीजिए कि हम लौटा देंगे 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, कब लौटाएंगे बता दीजिए। देखिए, इस पे टाइम टू टाइम ये एज एंड व्हेन जिस तरीके से प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये यूटी बना है तो अब उसके बाद ये स्टेटहुड में जाएगा, ये कंफर्म है। और ये आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोला हुआ है। एक चीज मैं बता दूं, देखिए, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए वहाँ पे माँ सम्मान योजना के तहत हर घर में सबसे वरिष्ठ महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो उज्ज्वला लाभार्थी, उसके तहत 2 मुफ्त LPG सिलेंडर भी दिए जाएंगे। महिला स्वयं कार्यकर्ता समूहों के लिए भी बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि आज ही विजेश फोगाट ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन किया, उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि कांग्रेस मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खड़ी है। जबकि ये वही कांग्रेस है जो कि वेस्ट बंगाल जाने से डर रही है और महिलाओं के जो सारे इश्यूज हैं और सारे प्रॉब्लम्स हैं और इतना बड़ा इस समय कैंपेन चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उससे हाथ खींच के बैठी हुई है। और हम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कि सबसे ज्यादा पिछड़ी स्तर है, जो कि अभी सर्वे में भी निकल के आया था कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, स्पेशली बुजुर्ग महिलाओं की, उसको हम सशक्तिकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सामाजिक तौर पे बेसिक वे में हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम महिलाएं सशक्त होंगी तो घर सशक्त होगा और घर सशक्त होगा और सोशल सिक्योरिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली एक घर से एक गांव और गांव से फिर पूरा जिला और फिर शहर, और इसी तरीके से ग्रोथ हमारा बनता है। तो इस परिदृश्य में हम लोग चल रहे हैं और ये हमारा सोचने का तरीका है। बाकी कांग्रेस आप देख ही चुके हैं, कांग्रेस के शासन में जम्मू एंड कश्मीर की क्या हालत थी। जम्मू एंड कश्मीर जब से आया उसके बाद से आतंकवाद में चला गया और उसके एरियाज भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ गए, मतलब क्षेत्रफल की मैं बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी वो भी चरमरा गई, वहां से हिंदुओं को निकाला गया, मारा गया, एथनिक क्लींजिंग किया गया। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस कितने दिनों तक शासन था, वो केवल भाषणबाजी करती रही और इधर से उधर चीजों को घुमाते रहे।
फारूक अब्दुल्ला और उनके लड़के उमर अब्दुल्ला और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर महबूबा मुफ्ती, इन सब का आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको जम्मू एंड कश्मीर के विकास में इनकी कोई भागीदारी नहीं दिखेगी। वहाँ के गरीबों की और वहाँ के जनताओं के विकास के लिए कोई भागीदारी नहीं दिखेगी। वो सिर्फ एक ही अलापते रहेंगे कि आप तपोस पाल जी, आप जो बातें कह रहे हैं, ये आपको जम्मू क्षेत्र में चुनाव में लाभ पहुंचाने में फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन कश्मीर में तो आप लोगों का दांव जो है बहुत कमजोर है। वहां तो आपको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में तो आपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे थे वहां पर कश्मीर घाटी में। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय लगेगा, हम सबके दिल जीतेंगे और हमने अपने कार्यों से सब लोगों का दिल जीता भी है। ऐसे ऐसे जगहों पे इस बार हमें वोट मिले हैं, वोट परसेंटेज बढ़े हैं, जो कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। हालांकि कुछ सीटें हमारी कम हुई है, उत्तर प्रदेश में कम हुई है और भी कुछ जगहों पे कम हुई है, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं और हमारे जो नेताओं को पसंद किया गया है, जो अभी हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, उसमें उत्सुकता देखिए किस तरीके से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार हमने विधानसभा में सारी जगहों पे प्रत्याशी उतारे हैं और वो मैक्सिमम आप देखिए मुस्लिम प्रत्याशी, और मुस्लिम प्रत्याशियों ने आके भाजपा के बैनर तले भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा का शॉल लगा के। तो हमें तो कोई डिफरेंसेस नहीं नजर आता है कि हमारी एक्सेप्टेंस कहीं पे कम हुई है या हमारी एक्सेप्टेंस कहीं पे कम दिख रही है, बल्कि बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको ये भरोसा आया है कि जो लोग इस तरीके से अभी तक अलगाववाद का सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान के नारे लगाते थे और धारा 370 को जारी रखने में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, उसके बाद वहां के जनता को ये समझ में आ गया कि ये हमारे साथ छलावा था, ठीक है, और हम बैकफुट पे ही गए हैं, ठीक है, फुट पे कभी नहीं आ पाए। ठीक है डॉक्टर गुलाम नबी साहब, जिस तरह से आप लोगों की स्थिति कश्मीर में है, वो घाटी की बात आप करते हैं बार बार, घाटी के वहां पर तो आप बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी अधिकांश जो लड़ाई है वो तो जम्मू रीजन में है, जहां बीजेपी के मुद्दे चल रहे हैं। वहां पर जो आप घाटी के मुद्दे अलग हैं, आपको दोनों तरफ नुकसान होने वाला है। आप और खासकर वहां पर अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, आप बयानबाजी करते हैं, तो हरियाणा का चुनाव में नुकसान होने वाला है। तो आप तो बहुत बीच में सैंडविच की तरह फिर फंस गए हैं। नहीं भाई साहब, बात सुनिए। एक्चुअली जो कांग्रेस है ये एक नेशनल पार्टी है, उनका मौक़िफ़ 1947 से एक ही है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड कश्मीर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? इट हैज़ बीन ऑल द टाइम द मैनिफेस्टो। आप देखें, आप जो ये इस वक्त बोलते हैं, ये आप इनका ये मेरे ख्याल में फेयर साइकोसिस है कि यहाँ हमारी सीट शेयरिंग है और हम उसी पर चलते हैं कि कहीं से हमारी गठजोड़ जो ये गवर्नमेंट आए और जो यहाँ जो आप बोलते हैं कि टेररिज्म खत्म हुआ, लेकिन दूसरा टेररिज्म तो चालू है। लोग खुले नहीं चल सकते हैं, अच्छी तरह बात नहीं कर सकते हैं, एक डर है। वो कह रहे हैं 2 करोड़ टूरिस्ट आया इस साल, जो है 2 करोड़ टूरिस्ट। आप कह रहे हैं डर है, डर है तो टूरिस्ट कैसे आ रहा है? नहीं, वो अलग चीज है। टूरिज्म अदरवाइज भी था। हाँ ठीक है, कुछ फर्क आया है, जेन्युइनली हमने एक्सेप्ट बात करनी है, कुछ जेन्युइनली थोड़ा डिक्रीज हुआ है उसमें। लेकिन जो लोग चाहते थे कि ठीक है अगर गन का डर खत्म हो गया तो वो तो तरक्की की बात ही नहीं। जो अभी हमीद साहब ने भी बोला कि 18,000 रुपए देंगे। यहाँ उतनी भिखारी नहीं थे। कश्मीर का अपना एक स्टैंडर्ड है, यहाँ माएँ बहनें हमेशा बहुत बाइज्जत तरीके से रहती हैं और 1,000 से 1,200 रुपये देंगे महीने को। और आप देखते हैं इन्फ्लेशन कहाँ पहुंची है। तो आप ये एक्चुअली भीख मांगने के लिए यहाँ तैयार कर रहे हैं लोगों को। जो इक्तिसादी हालात यहाँ हुए हैं वो बहुत ये लेकिन डॉक्टर गुलाम, जिस तरह से ये किसान सम्मान तो पहले मिलती रही है, वो तो बहुत साल से मिल रही है। तब तो कश्मीर के किसान लेते थे उसको 6,000 पूरा साल, वो तो बढ़ाई उन्होंने 4,000 उसमें और बढ़ा दिया है। तो उसको आप जो है भीख क्यों कर रहे हैं? यही बात है। देखिए आप ये देखिए रुपए का हाल क्या है इस वक्त। ये तो देखो ये बात, लेकिन सरकार ने जो दिया वो भीख कहना गलत है ना। आखिरकार जनता के टैक्स का पैसा है, वो एक सहायता के तौर पर दिया जा रहा है। उसको अगर गलत तरीके से आप भीख वगैरह कहेंगे तो ये तो आपके खिलाफ मुद्दा बन जाएगा। नहीं,
सही बात है, अगर 1,1200 देते हैं, लेकिन वही गैस सिलेंडर आप 300 से 1200 पहुंचा, 1400 भी हमने खरीदा, तो वो कहाँ गया? ये बोली 1,000 रुपए के लिए, जी हाँ 1,000 रुपए लिया। और बिजली बिल अभी पता नहीं, अब ऑक्सीजन की बिल भी मत लगाएंगे, पानी की बिल, डबल स्टोरी बिल, ये कुछ बिल ही सिर्फ देना पड़ता है लोगों को। भाई दूसरा पोर मत बनाओ, ये दूसरी स्टोरी मत बनाओ, क्योंकि ये लोग अब लग्गी नहीं मिलती है। यहाँ ये माइनिंग एंड लोग बेचारे काम करते हैं नदी नालों में, वो रेत निकालते थे, उस पर भी बिल, उस पर। यहाँ तो आप जरा मोदी या गवर्नमेंट जो नहीं है, क्या नाम है, ये लोग जो हैं, इनको यहाँ कैडर भी नहीं मिल रहा है बीजेपी को। ये जरा यहाँ जो इनको यहाँ काम करते हैं वो उनसे पूछें, है नहीं कोई किसके साथ बात करे। मोदी जी ऑनरेबल पीएम साहब आए सेंट्रल में बैठे, बाकी बैठे सेंट्रल में, वहां से क्या नाम है सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी में गए आए, तो उनको लोगों का क्या पता है। आप ग्राउंड लेवल पर देखें, यहाँ लोग इस वक्त पिस रहे हैं, ज्यादा डर है सिर्फ बिल्स का। देंगे कहाँ से? वो 1,000 रुपए देंगे, वो इलेक्ट्रिक बिल देंगे, वो बिजली क्या नाम है पानी का बिल देंगे, वो किसका बिल देंगे? डॉक्टर साहब, मेरे पास लिस्ट है जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया इस बार जो है, उसमें कांग्रेस को करीब 30% वोट मिला है, 29.29%। और आप लोग 7 विधानसभा सीटों में आगे थे। बीजेपी को करीब 24.5% वोट मिला है और वो 29 विधानसभा सीटों पे आगे थी। 29 विधानसभा सीटों का मतलब जो है, जो अगर चुनाव होगा तो उस पर उसका असर पड़ेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 34 विधानसभा सीटों पे आगे थी और 22.5% वोट वो ले गई थी। पीडीपी 8.5% और केवल 5 सीटों पर आगे थी। इस लिहाज से देखें तो आपका गठबंधन अच्छा जा रहा है, बीजेपी उसको उतना जो है डैमेज नहीं कर पा रही है सरकार बनाने में। लेकिन सवाल कांग्रेस की स्थिति का है। कांग्रेस तो अपनी पोजीशन बढ़ा नहीं पा रही है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुद्दों पर खड़े हैं और जम्मू में जहां आप लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, वहां मुद्दे चलेंगे नहीं। आपको दरअसल अपनी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, एक्चुअली ये है, पार्लियामेंट इलेक्शन एक किस्म का होता है और असेंबली इलेक्शन एक किस्म का होता है। आप यकीन करें इस वक्त नतीजे इंशाल्लाह बहुत कांग्रेस के पक्ष में होंगे, कांग्रेस के फेवर में होंगे। लोगों को पता चला है कि जब से राहुल जी यहाँ आए तो बहुत इसमें फर्क आया है। डेफिनेटली इस वक्त चेंज। ठीक है, राहुल गांधी जी के आने से बहुत फर्क आया। हामिद मलिक साहब, बिल्कुल राहुल गांधी के आने से जोश बढ़ा होगा प्रचार में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को भी इतना जोश आ गया कि चुनाव में नहीं उतर रहे थे, अचानक 2-2 सीटों पर उतर गए। उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि धारा 370 हट गई है, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो इसको एक तरह से मान्यता मान ली जाएगी, पूरी दुनिया में मान्यता हो जाएगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, ताकि मैं कह सकूं कि हम लोग उसको मान्यता देते नहीं है इस सरकार को। और अब 2 सीटों पर उतर गए एक साथ। जो है क्या कहिएगा, बड़ी हंसी हो रही है। महबूबा मुफ्ती भी जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं इस पर। हंसने की बात नहीं है, मोदी जी 2 जगह खड़े हुए, क्या हंसने की बात है? नहीं, मोदी जी ने मना नहीं किया था ना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी जी ने मना नहीं किया था, राहुल गांधी भी 2 जगह खड़े हुए, उन्होंने मना नहीं किया था। आप सुनते नहीं, मैं 2 सीटों की पहले बात बता दूं, फिर मैं उस इशू पर आ जाऊंगा। क्या राहुल गांधी 2 सीटों पर लड़े तो वो डर रहे थे? क्या अखिलेश यादव 2 सीटों पर लड़े थे, वो डरे थे? ऐसी बात नहीं कहते। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि मोहम्मद साहब ने खुद आपको जवाब दिया था कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा दूसरे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन उठेंगे, लोग पूछेंगे कि आप खुद नहीं लड़ रहे हो तो हम कैसे आपको वोट देंगे, आपके कैंडिडेट को वोट देंगे? क्योंकि जब आप इस असेंबली को नहीं मानते, आप इस असेंबली में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कैसे आपके कैंडिडेट को वोट दे दे? क्वेश्चन उठे थे। फिर पार्टी ने फैसला लिया, एक प्लान के तहत उसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ना पड़ा और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ना पड़ा। और दूसरी बात ये बता दूं कि बीजेपी को आप लिख लो, अभी लिख लो, बानाल से करना तक ये 1 सीट और जमानत इनकी जब्त होगी, 1 सीट नहीं ले पाएंगे। और जम्मू की बात रही, आप बोल रहे जम्मू में ये मुद्दे नहीं चलेंगे। मुद्दे क्यों नहीं चलेंगे? अंदर एंगर है, आपको खुद पता है। स्टेट हुड की एंगर अंदर है, आपको पता है। टोल प्लाजा की एंगर है, सेक्रेटरीट मूव की एंगर है, और दूसरी बात लैंड और जॉब सिक्योरिटी की एंगर है। आप क्यों बता रहे हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग कर रहे हो? बहुत ज्यादा एंगर है, आपको दिखेगा आप ये इस इलेक्शन में, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन डिफरेंट होता है असेंबली इलेक्शन से। आपको दिखेगा, ग्राउंड पर दिखेगा, जब लोग वोट डालने जाएंगे
जब 8 को रिजल्ट निकलेगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जम्मू रीजन में और पीर पंचाल में कितना एंगर अंदर था, वो आपको खुद पता चल जाएगा। और राहुल गांधी की बात रही, राहुल गांधी के आने से जम्मू मजबूत हुआ है कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं की, लोगों के मन की बात की। जो उसने पॉइंट्स उठाए लोगों के मन के थे, वो मन की बात लोगों की थी, वो अब जम्मू के लोगों के दिलों में बस रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि और राहुल गांधी को एक क्रेडिट तो जाएगा ही। अगर मोदी जी एक इलेक्शन हारे ना, वो आपको नजर नहीं आएंगे, मगर 15, 5, 8, 15 इलेक्शन असेंबली के और पार्लियामेंट के 2 इलेक्शन हारे उसने, मगर बंदा अकेला खड़ा रहा इस रिजीम के खिलाफ, इस आइडियोलॉजी के खिलाफ, जो आइडियोलॉजी माइनॉरिटी के खिलाफ है, जो आइडियोलॉजी ओबीसी के खिलाफ है, जो आइडियोलॉजी सिखों के खिलाफ है, जो आइडियोलॉजी क्रिश्चियनों के खिलाफ है, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ एक बंदा निहत्था टी-शर्ट पहने हुए आपके सामने खड़ा है। ठीक है हामिद साहब, पता नहीं आप तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं राहुल गांधी की, मैं समझ नहीं पाया कि इतने चुनाव हारने के बाद भी खड़े हैं और मोदी जीतने के बाद भी। अगर खैर चलिए, ये तो आपका अपना विश्लेषण है, लेकिन यहाँ पर सवाल वही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी के खिलाफ जो है जम्मू में स्टेटहुड को लेकर गुस्सा है, तो फिर अभी लोकसभा चुनाव में 2 सीटें कैसे निकाल लेंगे वो? आप तो अपनी बात ही काट रहे हैं। जो है अगर गुस्सा होता तो वो दिखाई देता है लोकसभा चुनाव में। वो मैं बता रहा हूँ कि असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में काफी डिफरेंस लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा तो था ना। सरकार चुननी होती है देश को चलाने के लिए, और ये सरकार चुननी होती है स्टेट चलाने के लिए। स्टेट के लिए उनको पता है अलायंस के कैंडिडेट को जिताना है, क्योंकि उनको अलायंस के कैंडिडेट पर भरोसा है, क्योंकि उनका एतमाद एनसीपी और कांग्रेस है, क्योंकि उनको पता है कि 70 साल में 75 साल में कभी स्टेटहुड के साथ, लैंड जॉब गारंटी के साथ या 370 के साथ किसी को इन तंजीमों ने हाथ लगाने नहीं दिया। तो ये चले गए 2014 में, 2014 से जैसे चले गए, इन 10 सालों में जो मुसीबतें लोगों ने झेली है वो 70 सालों में नहीं झेली। ठीक है विजय दुबे साहब, एक तो इन्होंने जो राहुल गांधी के बारे में बात की, इसका थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा, जो स्टेटहुड को लेकर जम्मू के लोगों पे गुस्सा बता रहे हैं, ये अगर जम्मू के लोग गुस्से में हैं तो फिर कैसे जो है 2 सीटें बीजेपी जीत ले गई है। तीसरा, ये कह रहे हैं कि इनका दावा ये है कि चूंकि हमारी सरकार बन रही गठबंधन की, इसलिए लोग जीत के साथ जाना चाहते हैं तो हमारे साथ ही आना चाहेंगे। आपको लगता है ये बातें सब तर्कपूर्ण है? देखिए, असल में जो कांग्रेस और एनसीपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है, चाहे पीडीपी की सोच है, वो और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजिकली दोनों का अलग अलग लाइन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू में बीजेपी जो है, बीजेपी को फेवर लोग करते हैं, लेकिन अभी जो टिकट बंटवारे के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति टिकटों को लेकर खासतौर पर नजर आई, वो कई बार जो है ये बात सोच पे मजबूर करती है कि अल्टीमेटली जो पार्टी का कैडर है वो क्या टिकट बंटवारे से नाराज हो गया है क्या? लेकिन टिकट बंटवारे में तो हरियाणा में चल रहा है, वो तो हर जगह होता है जब टिकट सबको बहुत उम्मीद होती है, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। हाँ नहीं, तो वो जो सिनेरियो जो जम्मू कश्मीर में नारेबाजी और इन सब चीजों का था, वो बड़ा जो है एक बार सोचने पे ये करता है कि भाई अल्टीमेटली पार्टी जो है, पार्टी कैडर में क्या कोई डिफरेंस टिकट को लेकर के कोई नाराजगी है, कोई इस प्रकार की बातें हैं क्या वहाँ पे? नंबर 1, चलिए ये तो एक पार्टी लेवल का इशू है, इसलिए पार्टी निश्चित तौर पर इसको बेहतर समझती है और ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझा भी करती है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे, मैं उस बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बेस में चूंकि वहाँ के स्थानीय लोगों को, हिंदू खासतौर पर भगाने का, मारने का एक पूरा इतिहास है, आतंकवादियों ने वहां से हटाया है उनको, तो वो असल में जो दर्द है उसको कोई उससे मतलब मरहम लगाने के लिए आगे नहीं आया। तो वो असल में भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर मिला और उसने वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ा। जहां तक बात कश्मीर और दूसरे क्षेत्रों की है, उन जगहों पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पैठ उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए इनको निश्चित तौर पर कोई पिछली बार एक अलाई चाहिए था कि जो साथ में और जगहों तक मुस्लिम मतदाताओं के बीच में उतरे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट का पैटर्न है उसमें बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट को भी उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में खड़ा किया है। तो लेकिन वो कितना लोगों तक पहुंच के जो कि अपोजिशन के मुद्दे हैं उसको काट पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज सवाल उठाए कि भाई जब आपके हाथ में सब कुछ है तो आपने राज्य स्टेटहुड की बात जो है, राज्य का दर्जा देने की बात है, उसको क्यों नहीं दिया अब तक, और अगर देंगे भी कि नहीं देंगे, जो सवाल आप कह रहे थे, ये बात लोगों के बीच जाएगी सर में। तो उसका सवाल का जवाब जो है जम्मू कश्मीर में खासतौर पे
इन जगहों पे देना होगा भारतीय जनता पार्टी को, से, क्योंकि भाई वही पेट फंसेगा कि इसमें राजनीति बड़ी तेज होगी। और 370 की बात जहां तक है तो 370 को निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहेगी कि भाई जो एनसी, देखिए अभी कांग्रेस ने अभी कोई अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, अपने स्पष्ट टारगेट नहीं रखे कि आप किन मुद्दों पे कैसे जाएंगे इसमें। हाँ, जहां तक बात राहुल गांधी की है तो राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो थोड़ी सी इमोशनल जरूर हो सकती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए लोगों के लिए, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जिस चौड़ी छाती के साथ आए थे, जैसे जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो शब्द जो है कितनी देर तक लोग अपील करेंगे वो बड़ा सोचने वाला बात है। क्योंकि मुद्दे असली जो है वो ये है कि स्टेटहुड का क्या होगा, 370 का क्या होगा, इन पे जो सवाल उठाए जाएंगे और इन पे वो होगा जो डिबेट होगी, जो लोगों के बीच बातचीत होगी, जो चर्चा होगी, वो मुद्दे यही फोकस होंगे। तो अब ये कहना है साहब कि जो राहुल गांधी ने जो बातें कही वो एक थोड़ा दूसरे लाइन की थी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक सस्टेन करेंगी। अब कांग्रेस जैसे अब घोषणा पत्र के साथ आती है और अपनी बातें रखती है सामने, तब स्पष्ट आएगा कि कांग्रेस की लाइन क्या है। क्योंकि कांग्रेस को ये बात तो निश्चित तौर पर क्लियर करनी होगी, चाहे उसके पास टी शर्ट वाला कोई नौजवान नेता हो या उसके पास पुराने अपने जो नेता हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात कही जा रही साहब के साथ, जैसे राहुल गांधी ने एड्रेस किया वहां पर एक मीटिंग को, तो उन्होंने 2 विधानसभाओं से अपने आप पर्चा दाखिल कर दिया। तो ये थोड़ा सा जो है समझ में नहीं आता है कि आखिरकार राहुल गांधी के सभा होने से अब्दुल्ला साहब ने 2 जगहों से पर्चा दाखिल कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पर कैंडिडेट एक मजबूत चाहिए होंगे और वहां के स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को दोबारा से, जैसे 20% आरक्षण की बात कह रहे साहब की सेना में भर्ती जो भी हम अभी करेंगे उसमें से जो लोग वापस लौटेंगे उनको हम 20% का रिजर्वेशन देंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं अभी लोकसभा में भी काम नहीं कर पाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर स्टिक कर रही है और उनपे आगे का क्या भविष्य होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसिकता है आमतौर पर लोगों की कि उनको नौकरी लंबी चाहिए, पक्की चाहिए, जिससे कि सरकारी नौकरी का बाद जो है वो ठसक जो रहती है साहब, हम जो है लंबे समय नौकरी करते जाके और हमारी सबसे सिक्योर है, तो वो एक भरोसा देता है लोगों को। लेकिन अगर ये कहना है साहब कि शॉर्ट टर्म के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं और 20% आरक्षण देंगे, तो एक नए भविष्य की जो है दूसरी प्लानिंग करने वाली बात एक प्रकार से है। रिजर्वेशन में किसको नौकरी मिलती है नहीं मिलती, वो एक अलग कहानी होगी। बिल्कुल, ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया है वो लोगों के बीच में कितना अपील करेगा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट है। कारण ये कि लोकसभा में ये मुद्दा फेल हो चुका है पूरी तरह से। अग्निवीरों पे उत्तर प्रदेश से बहुत मार खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, कई इलाकों में ये हुआ। बिल्कुल। और तो भुना लिया। तपोस पाल जी के पास चलते हैं, पूछते हैं उनसे। तपोस जी, ये जम्मू क्षेत्र में जो है वहां भी चुनौती बता रहे हैं आपके लिए, और कश्मीर में तो घाटी में तो खैर आपका नील बड़े सन्नाटा है, तो सरकार तो आपकी बहुत मुश्किल से बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई सहयोग आपको करेगा नहीं। 43 सीटों पर जम्मू में आप लड़ते भी हैं, अगर आप 2/3 सीटें भी जम्मू में ले आते हैं तो कश्मीर में इस बार ना कोई पीडीपी है सपोर्ट करने के लिए, कांग्रेस करेगी नहीं, और जो है एनसी आपके साथ आएगी नहीं, और आप भी नहीं जाओगे, तो जो वादे आपके हैं वो वादे रह जाएंगे बोल रहे हैं। नहीं, पहले भी हमने इस बात पे पुष्टि की है, इस बार भी मैं यही बात दोहराऊंगा कि हमारी स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। भाजपा का संगठन मजबूत हुआ है, भाजपा के प्रति लोगों पे विश्वास आया है। जिस तरीके का एक डर का माहौल बनाया गया था भाजपा के अगेंस्ट में, और भाजपा को वहां पे कश्मीर विरोधी दिखाया जा रहा था कुछ गुटों के द्वारा, और स्पेशली कांग्रेस और एनसी जो हमारे अगेंस्ट में नेगेटिव प्रोपोगेंडा कर रही थी, उसमें वो डिफल हुआ है पूरी तरीके से, और भाजपा का जो स्तर है वो आगे बढ़ा है। हम जमीनी स्तर तक गए हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, इन सब में हमारे कैडर्स दिखे हैं, हमारे लोग खड़े हुए हैं, और उसमें वोट परसेंटेज हमें मिले हैं। मैं 2 पॉइंट बता दूं जो कि आपके रिपोर्ट में भी हाईलाइट नहीं हुआ था, और वो हमारे मैनिफेस्टो के काफी मुख्य बिंदु है। वो है कि विस्थापित समाज की पुनर्वास योजना के लिए टीकालाल टिपलू विस्थापित समाज पुनर्वासना योजना द्वारा शुरू की जाएगी, जिसमें कश्मीरी पंडितों, वाल्मीकि, गोरखाओं को के सहित
जो मेनली वो है माइग्रेंट है, मतलब अन्य विस्थापितों की जो सुरक्षित वापसी है, उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। इसके अलावा 100 खंडहर मंदिरों में को पुनर्स्थापित किया जाएगा, जिसमें ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुत्थान अभियान की योजना, और इसमें कई हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों को हम पुनर्स्थापित करेंगे और उसका जीर्णोद्धार भी करेंगे। और कई ऐसे मंदिर हैं जो कि आतंकवादियों द्वारा ढाए गए थे और पर्पसफुली उसको नेस्तनाबूद किए गए थे, उसको हम सामने लेके आएंगे। उसमें सूर्य मंदिर भी है, रघुनाथ मंदिर भी है और ज्येष्ठेश्वर मंदिर भी है। तो शंकराचार्य मंदिर इन सबके तहत इन ट्रस्टों के साथ मिलकर हम ये काम करें। तो ये दो मुख्य बिंदु हैं जो कि हाईलाइट नहीं किए गए थे और मैंने उसको हाईलाइट किया है। जो भी कश्मीर से निकाले गए हैं लोग और वो कश्मीर के हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कश्मीर में वापस उनको ठीक है पुनर्स्थापित। अल्ताफ बुखारी की पार्टी जो है जम्मू कश्मीर अपना पार्टी नाम है अल्ताफ बुखारी, उनके साथ गठबंधन आपका हो रहा है, एक पीपल कॉन्फ्रेंस इनके साथ कर रहे हैं आप गठबंधन? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई सूचना अभी नहीं। अच्छा, जम्मू कश्मीर अपना पार्टी अल्ताफ बुखारी जो है उनके साथ सीटों के तालमेल की बात शुरू हुई थी। बीजेपी सपोर्टर ये दोनों ही संगठन बताए जाते हैं। खैर आते हैं जो है हामिद मलिक साहब जो है, क्या आप जो है कश्मीर के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे या जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र ही आपका मान लिया जाएगा? नहीं, एनसी का ऑलरेडी मैनिफेस्टो आ गया है, आपने पढ़ा होगा जी। तो मगर मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूँ कि जो इसने कहा मंदिर बनेंगे, क्या एक मंदिर मस्जिद की सियासत यहाँ भी चलेगी? मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग मंदिर मस्जिद की सियासत में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भाईचारे की सियासत चलेगी, यहाँ पीस की सियासत चलेगी, यहाँ डेवलपमेंट की सियासत चलेगी। क्या यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है? क्या मुस्लिमों के लिए अपीसमेंट में फिर नहीं रखनी चाहिए आपको? यानी कि आपने दिखा लिया जम्मू वालों को और लोगों को मैसेज दिए पूरे इंडिया में कि हम कश्मीरियों को पसंद नहीं करते और मुस्लिमों को खासकर पसंद नहीं करते। क्योंकि जो आपने अभी बात की कि हम मंदिर 4 बार आपने मंदिर की बात की, तो इसका मतलब है कि आप मंदिर मस्जिद की सियासत यहाँ भी करना चाहते हो, क्योंकि आपने कंटिन्यू रखा है। जैसे आप देश में मंदिर मस्जिद की सियासत करते हो और मुसलमानों के नामकरण चेंज करने की सियासत करते हो, जैसे आप मस्जिदों के या रोडों के नाम चेंज करते हो, तो आप चाहते हो वो सियासत यहाँ भी चले। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू के लोग पसंद करते हैं, कश्मीरी लोग इसको पसंद करते हैं। इस अपीसमेंट में आप बच जाइए। आप इसी मैनिफेस्टो के जरिए आप पिटोगे। अब लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। अब लोग आपके खिलाफ खुद लड़ाई लड़ेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ लड़ाई नहीं लड़ेगी और लोग आपको रिजेक्ट करेंगे और आपकी आइडियोलॉजी को, जो आपका मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो को रिजेक्ट करके आपको दिखाएंगे यहाँ पीस, डेवलपमेंट और भाईचारे की सियासत चलेगी, किसी चीज की नहीं। कश्मीर के राजा बोल रहे थे जो है मनोज सिन्हा जी गवर्नर साहब को, राहुल गांधी, वो राजा का दरबार लगेगा, इसका क्या मतलब है? राजा क्यों मान रहे हैं आप लोग सिन्हा साहब को? अगर राहुल जी ने बात बताई है, मगर उसने उसको तर्क भी दिया। उसने कहा आपको कि यहाँ के मिनरल्स बेचे जा रहे हैं। आपको मैं छोटी बात बता दूं, यहाँ ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक में आज हालत देख लीजिए आप, सारे बाहर के लोग काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग सिर्फ पियान है, उसमें कोई यहाँ का आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने लैंड सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी की बात की है, इसीलिए हमने स्टेट होल्ड की बात की है, इसीलिए हमने कहा कि जो हमें मिला था उसके लिए लड़ाई की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, उसमें लड़ाई की जाएगी, क्योंकि वो हम कहीं से चुरा के नहीं लाए थे। इसीलिए लड़ाई है, क्योंकि ये सब कह रहे थे कि जॉब यहाँ इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कश्मीर रीजन ऐसा रीजन है जो फॉरेस्ट रीजन है और यहाँ हार्टिकल्चर पर डिपेंडेंसी है। उस हार्टिकल्चर को भी इन्होंने तबाह किया। बिल्कुल ईरान से मंगवाया, इन्होंने अमेरिका से एप्पल मंगवाया, WTO ने उसका टैक्स कम कर दिया। तो आज हमारा हार्टिकल्चर जो डिफंग हो गया, जो रीढ़ की हड्डी हमारी थी, वो भी तबाह की। ठीक है, तो सभी दलों के, हामिद मीर साहब, आपके अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, जनता को फैसला करना है। जम्मू रीजन के अलग मुद्दे हैं, कश्मीर के अलग मुद्दे हैं। बहुत घमासान है कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।